component of the blood. pH of the human blood is between 7.35 to 7.45 होता है। नॉर्मल pH जो होता है 7.35 to 7.45 होता है। pH ब्लड का pH जो होता है, ब्लड जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल्स टू assess a client for acidosis. A normal pH of the arterial blood is, ये गलत है, इसका आंसर गलत है, ठीक है। इसका आंसर सी होना चाहिए या ए होना चाहिए, और ए जो है गलत है, बी तो गलत है, ठीक है। ब्लड इज ए बफर सोल्यूशन। ब्लड क्या है? एक प्रकार का बफर सोल्यूशन है, ठीक है। द ब्लड कंटेन 60% ऑफ वाटर। ब्लड में 60% ऑफ द वाटर होता है। ब्लड में कितना वाटर होता है? ब्लड में 60% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। 50 to 60%। एरो जो होता है 55% होता है, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन 91.5%, लगभग 91% होता है वाटर प्लाज्मा में। ब्लड में 50 to 60% होता है। व्हिच ऑफ दीज comprise of blood? Which of these comprise of blood? जो ब्लड के सेल होते हैं, ठीक है, ये ब्लड के सेल की बात कर रहा है। तो ब्लड के सेल तीनों होते हैं, ठीक है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये सब होता है, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, ठीक है, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल होता है। लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड का 200 mg पर डीएल होता है। बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम हिम। बिलिरुबिन किसका बना होता है? हिम का बना होता है। बिलिरुबिन में जो होता है हिम बना होता है, ठीक है, हिम होता है। बिलिरुबिन जो होता है वह येलो कलर का होता है, ठीक है, जो बाइल पिगमेंट होता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम हिम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। बिलिरुबिन जो होता है हिम पार्ट का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? हिम पार्ट का, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी दैट हैव कम्प्लिकेट देयर लाइफ स्पॉन, ठीक है। मतलब कि जो बिलिरुबिन होता है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है, इसका मतलब है इट आर डिस्ट्रॉय एंड इंगेस्टेड बाय द मैक्रोफेज ऑफ लीवर, स्प्लेन एंड रेड बोन मैरो। जो आरबीसी होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, लीवर, स्प्लेन एंड रेड बोन मैरो में, ठीक है, और वहाँ पे मैक्रोफेज द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। एक्सेसिव हेमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस इन बॉडी। एक्सेसिव हेमोलाइसिस का मतलब होता है, एक्सेसिव हेमोलाइसिस तभी होता है जब बिलिरुबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड। सभी जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। इसमें से कौन सा जो ब्लड में नहीं पाया जाता है? तो मायोसिन जो होता है मसल में पाया जाता है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे मैं बताया था, जो छोटा सा ट्रिक भी बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था, FA
जी, फॉग। ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि जल्दी कवर हो। प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स ए प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड। प्लाज्मा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन होता है। मायोसिन एक प्रकार का मतलब कि मसल फाइबर में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो 45% ऑफ द टोटल मसल्स का होता है। ठीक है। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। तो भैया ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है, ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो होता है एल्बुमिन मेंटेन करता है। ठीक है। ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ये कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। ठीक है। तो ऑनकोटिक प्रेशर मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को ही बोलते हैं। ठीक। एल्बुमिन इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है इन ब्लड में, प्ले मेजर रोल इन द मेंटेनिंग ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। दोनों का नाम एक ही है। ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर डिफाइन है। ऑनकोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर कार्ड बाय प्लाज्मा कोलाइड। ऑनकोटिक प्रेशर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कार्ड बाय प्लाज्मा कोलाइड इन सॉल्यूशन। ठीक है। प्लाज्मा कोलाइड इन सॉल्यूशन मतलब कि प्लाज्मा जो होता है सॉल्यूशन में, उसके द्वारा ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर एल्बुमिन होता है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एल्बुमिन होता है, भी बता दिए। विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट constitute about 40 to 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन? एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन। ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कि एल्बुमिन ही होता है जो सबसे ज़्यादा भी पाया जाता है और एबंडेंट मात्रा में, समझ में, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। Which of the following is considered as the indication for administering serum albumin? तो इनमें से कौन सा जो इंडिकेशन है जो मतलब कि जिसके लिए सीरम एल्बुमिन एडमिनिस्टर किया जाए, तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इसका आंसर जो होता है बी रहेगा, जान ही रहे हो। ए पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी विल मैनिफेस्ट विथ लो प्लाज्मा प्रोटीन विच विल बी अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ। ठीक है। तो भाई जहाँ पे भी प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होगा। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होगा, तो पहला ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच पुश फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी। इट इज अपोल्ड बाय कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व। ठीक है। तो पुलिंग पावर ऑफ द एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर, क्यों क्या करता है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में स्वेलिंग है तो जो एल्बुमिन क्या काम करता है, सेल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। यही काम है। द इनसफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू द एडिमा ऑफ द बॉडी। तो भाई एल्बुमिन है। ठीक है। अगर एल्बुमिन की कमी आ जाती है, एल्बुमिन की अगर कमी आ जाएगी तो एडिमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। इन द ब्लड एल्बुमिन हेल्प टू मेंटेन द वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये जान रहे हैं। डिक्रीज अमाउंट ऑफ द एल्बुमिन काज डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड विच लीड टू द सीप आउट ऑफ द फ्लूइड इनटू द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड काजेज एडिमा। ठीक है। इसमें ये बोला है कि अगर मतलब कि अगर
एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, जिससे लीड टू द शिप आउट ऑफ द फ्लूइड इनटू द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर क्या काम करेगा, सेल से, ठीक है, सेल से क्या होगा, जो वाटर है, जो फ्लूइड है, ठीक है, वह हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल टिश्यू, अर्थात जो सेल के बीच का स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू, मतलब टिश्यू के बीच में, या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, उसी के बीच में आके ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिसको एडिमा बोलते हैं, ठीक है। व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है, क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चन बहुत सरल है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। हीमोग्लोबिन दैट रिवर्सली बाउंडेड टू ऑक्सीजन इनटू कैपिलरी ऑफ द लंग्स एल्वुलाई कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन पहली बात तो रिवर्सली होता है, जैसे थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था हीमोग्लोबिन जो होता है रिवर्सली बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, ठीक है। और एक मतलब कि ये कहाँ होता है, क्रियाएँ लंग्स में होता है, ठीक है, लंग्स के कैपिलरी में होता है, ठीक है, अर्थात एल्वुलाई में, जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और यह अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इन द लंग्स 1 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कंबाइन रेडिली विथ 1.3 cc ग्राम ऑफ द cc ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 1.34 रहना चाहिए, लेकिन 1.36 cc ऑफ ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के 1.36 cc ऑक्सीजन ले जाता है, मतलब इतना ग्राम ले जाता है, ठीक है। केमिकली अगर बात करूँ तो केमिकली रिड्यूस डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब कि कुल मिला जुला के अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है अर्थात तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन, तो आप लोग जानते हो कार्बा हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है, कार्बा हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइंड करता है तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, वो भी ये भी रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है और अनस्टेबल होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे लिखा हुआ है, सॉरी स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ए केमिकल्स कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन कॉल्ड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें ही बोल रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए केमिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। कार्बा अमीनो का मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बा अमीनो का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ए कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, ये जो कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, वो भी स्टेबल होता है। तो भैया आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है स्टेबल कंपाउंड बनाता है और फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से। चलिए और आगे पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ द फीटल आरबीसी। हाँ, फीटल आरबीसी 80 होता है, जो मतलब कि जो बच्चा पेट में रहता है उसके आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है 80 डे होता है, ठीक है, 80 दिन। फीटल आरबीसी है जो शॉर्टर लाइफ स्पैन
80 डे कंपेयर टू द एडल्ट RBC 120 डे, ठीक है। तो भाई एडल्ट के RBC का जो लाइफ स्पान होता है 120 डे होता है। फिटल नेक्स्ट जो है फिटल हीमोग्लोबिन जो होता है हैज़ बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन एडल्ट। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन का रिएक्शन ऑक्सीजन से जो होता है वो बहुत अच्छा होता है एडल्ट की तुलना में, ठीक है। इसका मतलब यही है। Adult hemoglobin combined 2 alpha and 2 beta chain and fetal hemoglobin composed of 2 alpha and 2 gamma chain, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन में, ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन बनता है, ठीक है। लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा होता है लेकिन बीटा चेन की जगह गामा होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है 2 अल्फ़ा 2 बीटा होता है और क्या, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन। चलिए भाई फीटल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में आप लोग जानते हैं भाई एडल्ट की तुलना में इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसमें 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा चेन होता है। तो इसमें 2 अल्फ़ा 2 गामा चेन जहाँ होगा वही सही है, ठीक है, अर्थात बी सही है। समझ में आया? इसमें आंसर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं, लेकिन बट समझना है, क्वेश्चन को समझना है। हम किसी की नॉलेज एसेस नहीं करना है, ठीक है। अपनी नॉलेज एसेस करो कि मुझे कितना याद हो रहा है। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है। लाइफ स्पान ऑफ द RBC, लाइफ स्पान ऑफ द RBC इज 80 डे 120 डे होता है और फीटल वही RBC होता है उसका लाइफ स्पान 80 डे होता है, ठीक है। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर फॉर्म इन, रेड ब्लड कार्पस्कल आर फॉर्म इन, ये बात कर रहा है कि जो हमारा RBC कहाँ बनता है, ठीक है। RBC कहाँ बनता है, देखो भाई यहाँ पे कई कंडीशन है, ठीक है। वैसे तो लीवर में भी बनता है, ठीक है, बोन मैरो में बनता है, तो हमारा एक कन्फ्यूजन है। तो अगर एडल्ट बात करें तो हमें सबसे पहले एडल्ट के लिए बोन मैरो लगाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे इसका थ्योरी पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसा कि आप लोग जानते हैं RBC के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पोइसिस शब्द लग जाए समझ लेना कि कुछ न कुछ फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जहाँ पोइसिस शब्द लग जाए तो समझ लेना कुछ न कुछ फॉर्मेशन हुआ है। विच अकर इनटू द रेड बोन मैरो लास्ट 3 डे ऑफ द यूट्राइन लाइफ ऑफ द होल इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। चलिए although not only RBC but production and development of the all type of the blood cell normally occur in the bone marrow, ये बोला है केवल RBC नहीं बनता है, इसकी जगह केवल RBC नहीं बनता है, बाकी और प्रकार के ब्लड भी बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। नॉर्मली अकर इन द बोन मैरो विच इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। अगर पूरा ओवरऑल देखो, अगर RBC केवल बन रहा है तो उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, अगर पूरा ब्लड बन रहा है तो उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल आर सिंथेसाइज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द, ठीक है, यॉक सेक। अगर बेटा एम्ब्रियो जब मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है उस समय जो मतलब कि रेड ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है तो आपको जानना चाहिए यॉक से ही बनता है, ठीक है। यॉक के थ्रू रेड ब्लड सेल बनता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आ गई है। साइट ऑफ हीमोपोइसिस, अर्थात
ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इंट्रायूटराइन लाइफ में। जब बच्चा पेट में है, जब बच्चा पेट में है तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में, अर्थात 2 मंथ तक, अभी पेट में है 2 मंथ तक, ठीक। तो या कहाँ बनेगा? यॉक में। कहाँ बनेगा? यॉक सेक में, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 मंथ मतलब कि यॉक में बनता है। फिर अगर फीटस 2 से 6 वीक का हो गया, तो 2 से 6 वीक का हो गया तो भाई अब बनेगा लीवर में। अब बनेगा कहाँ? लीवर में। और स्प्लीन में बनेगा, और थाइमस और लिम्फ नोड्स में। तो भाई इसका सीक्वेंस बात करूँ तो सबसे पहले लीवर में ही बनेगा, ठीक है। अगर आंसर आएगा तो सबसे पहले लीवर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लगभग जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे मतलब फीटस 9 मंथ के करीब आने लगता है, ठीक है, 9 मंथ के करीब आने लगता है, तो फीटस जो होता है, फीटस में जो हीमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस होता है, ठीक है, वो रेड बोन मायरूम होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे फिर पढ़ते हैं। विच आर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ द हीमाटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आप जानते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ा कि स्टार्टिंग में यॉक में होता है, मिडिल में लीवर में, स्प्लीन में, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स में, तो मिड प्रेगनेंसी में, और लास्ट में जो होता है हीमेटोपोइसिस जो होता है बोन मैरम होता है। तो इसमें मिड प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मिड प्रेगनेंसी की बात कर रहा है तो लीवर होना चाहिए, ठीक है, लीवर ही होगा। स्प्लीन देखो, स्प्लीन है फिर भी हमें लीवर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज, ये भाई आरबीसी का फॉर्मेशन को क्या टर्म देते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइसिस है। तो ये जन्म वालों के लिए है, जन्म फर्स्ट ईयर के बच्चों को, जैसा कि मैं ब्लड पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, विच सिंगल फीचर ऑफ द नॉर्मल आरबीसी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिमिटिंग देयर लाइफ स्पॉन, ठीक है। तो भाई जो इसका कहने का मतलब यही है कि आरबीसी का कौन सा सिंगल जो लक्षण है, सिंगल लक्षण जो है, जो उसके लाइफ स्पॉन को लिमिटेड कर देता है, ठीक है, लिमिटेड कर देता है। तो आप जानते हो आरबीसी में, मेच्योर आरबीसी की बात करेंगे, मेच्योर आरबीसी में जो होता है न्यूक्लियस होता ही नहीं, ठीक है। तो थ्योरी थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहे हैं। इन द ऑप्शंस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी लिव ओनली अबाउट 120 डे, ठीक है। तो न्यूक्लियस की अनुपस्थिति में जो आरबीसी है उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन तक होता है। न्यूक्लियाई आर इम्पोर्टेंट टू द सेल बिकॉज दे कंट्रोल व्हाट सब्सटेंस आर मेड इन द सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियाई भाई ये सभी को कंट्रोल करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल में बन रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस चीज़ है, ठीक है। न्यूक्लियाई कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है तो भाई वो कम ही लाइफ स्पॉन जाएगा, लिमिटेड। विदाउट न्यूक्लियाई सेल कैन नॉट रिप्लेनिश व्हाट सब्सटेंस आर डिप्लीटेड इनटू द सेल। बिना न्यूक्लियाई के जो सेल जो होता है कैन नॉट रिप्लेनिश व्हाट सब्सटेंस आर डिस्प्लीट इनटू द सेल, मतलब वो समझ नहीं पाता कि कौन सा सब्सटेंस डिस्प्लीट हो रहा है, बिना न्यूक्लियस के समझ नहीं पाता, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोलिंग नहीं होता है, ठीक। आफ्टर अबाउट 120 डे द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ आरबीसी रप्चर एंड डाई ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द सेल फ्लेक्सिबिलिटी इन सेल फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इंक्रीज, ठीक है बेटा। तो आरबीसी जो 120 डे पे ख़त्म हो जाता है, ये किसके कारण होता है? क्योंकि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाता है और डाई हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होता है न कि इंक्रीज, ठीक है। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे और चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे भाई रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है।
जैसा कि आप जानते हैं रेटिकुलोसाइट्स जो होता है उसका यंग सेल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन का। तो नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स काउंट ऑफ द ब्लड इज, ठीक है, ये सेल है सिस्टम रेटिकुलोसाइट्स लगा है, ठीक है, ये सेल है इसका। तो कितना होता है 1 to 2% होता है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स आर द लास्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो मैंने बताया ना रेटिकुलोसाइट्स क्या है आरबीसी का इमेच्योर स्टेज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसी से मेच्योर, ठीक है, मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल। तो भाई केवल सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल का केवल 1% ही होता है रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। बाकी मैच्योर आरबीसी होता है। चलिए आगे, नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज पॉलीसाइथेमिया वेरा वुड फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग। देखिए भाई पॉलीसाइथेमिया की बात आ गई, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया मतलब कि आरबीसी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, आरबीसी का जो संख्या होती है बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो यहाँ पे अगर मतलब कि बोला है कि नर्सिंग कौन सा नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज पॉलीसाइथेमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। डिसरिदीमिया होने का चांस रहता है क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इंक्रीज हीमेटोक्रिट एबव नॉर्मल लेवल नोन एज द पॉलीसाइथेमिया, अर्थात मोर देन 65% हीमोटोक्रिट या आरबीसी काउंट एबव द 7 मिलियन आप 7 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। तो भाई जानते हैं आरबीसी जो होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, 4.5 से 5 मिलियन पर सेल पर माइक्रोलीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 7 से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसको पॉलीसाइथेमिया बोलता है, ठीक है। तो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया वेरा। तो जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया होता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है भाई। तो पॉलीसाइथेमिया को प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्ट्रोक, पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक बिकॉज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड में कॉज थ्रोम्बोसिस। भाई ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया के कारण जो होता है, पॉलीसाइथेमिया के कारण स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, बिकॉज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, क्योंकि हाँ कॉज थ्रोम्बोसिस। तो भाई थक्का बनने का भी चांस बढ़ जाता है, जिसके कारण थक्का बन जाता है, ठीक है भाई। तो अगर विस्कोसिटी अधिक ब्लड का होगा तो थक्का बनने का, थ्रोम्बोसिस होने का खतरा रहेगा, जिसके कारण स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब होने का खतरा रहता है। तो 30 क्वेश्चन बहुत है आज के लिए, ठीक है। आगे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी का आगे 31 क्वेश्चन का आगे नेक्स्ट लेक्चर लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डियर। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर देते हैं क्योंकि अभी टाइमिंग है 2 मिनट, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन। एक क्लाइंट विथ COPD, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ठीक है। तो एक क्लाइंट है जो COPD से है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। अब इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है। द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट वुड बी इंक्लूड इन द केयर प्लान। तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं इसके केयर प्लान में, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस आप अभी मैंने देखा, अभी आगे देखो आप लोग पढ़ा था, पॉलीसाइथेमिया जो होता है उसमें आरबीसी की संख्या जो होती है 7 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक ये सब होने का चांस रहता है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, देखिए इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रम्बस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वही सही है, ठीक है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया ड्यू टू द क्रोनिक हाइपोक्सिया काइड बाय द COPD में भी रिजल्ट इनटू थ्रम्बोसिस विच काज इम्पेयर टिश्यू। भाई थ्रम्बोसिस होने का चांस होता है, ठीक है।
पॉलीसाइथेमिया में इसको बड़ा ध्यान देना है, ठीक है, जिसके कारण जो टिश्यू को ऑक्सीजन मतलब टिश्यू जो होता है इम्पेयर हो जाता है, ठीक है, डिसरिथमिया वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है, हार्ट में, तो हार्ट फेल भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेच्योर नार्मोब्लास्ट, ठीक है। तो सबसे नार्मोब्लास्ट, देखो ब्लास्ट जहाँ लग जाए, ब्लास्ट जहाँ लग जाए तो आप ध्यान देना कोई न कोई सेल का फार्मेशन हो रहा है, ठीक है, ब्लास्ट जहाँ लग जाए तो समझ लीजिए कोई न कोई सेल का फार्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर में तो दिया है आर्थोक्रोमिक नार्मोब्लास्ट है। तो द 5 स्टेजेज इनटू द आरबीसी सिंथेसिस फ्रॉम मोस्ट इमेच्योर टू द मोस्ट मेच्योर आर द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, द बेसोफिल्स नार्मोब्लास्ट। जो 5 स्टेज होता है, देखिए भाई आरबीसी के बनने का 5 स्टेज होता है। तो सबसे इमेच्योर होता है उसी को बोलते हैं आर्थोक्रोमिक नार्मोब्लास्ट, ठीक है। नार्मोब्लास्ट से बनेगा रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स से इसी तरीके से होते होते ठीक है इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर इरिथ्रोसाइट्स बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी है, देखिए पॉलीक्रोमेटोफिलिक नार्मोब्लास्ट है, फिर बनता है आर्थोक्रोमेटोफिलिक नार्मोब्लास्ट, एंड फिर लास्ट में बनेगा रेटिकुलोसाइट्स, और फिर इससे बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, आरबीसी, ठीक है। हाँ, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वोमेन, वोमेन में थोड़ा सा कम होता है। टोटल आरबीसी काउंट 7.2 से 5 से कम ही बताना है, ठीक है। अगर यहीं पे मेल की बात कर दिया जाए तो भाई 7.5 से 5 मतलब कि 6 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इन नॉर्मल पर्सन द आरबीसी एवरेज जो होता है 5 मिलियन होता है, मतलब कि 4.5 से 5 5.5 भी हो जाता है, साइज के अनुसार होता है। मेल है हायर आरबीसी काउंट, ठीक है, एवरेज 5.5 मतलब कि 5.5 मिलियन बता रहा है, ठीक है, और वोमेन जो होता है 4.5 मिलियन बता रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इतना ही पढ़ाते हैं आज के दिन, नेक्स्ट